प्रस्तुत अवतरण कवि सेनापति द्वारा रचित। कल आपने जो दो पद पढ़े थे उसके बाद तीसरा पद है कवि सेनापति का, जिसमें कवि सेनापति ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। पिछले पदों में भी कवि ने ऋतुओं का वर्णन किया था। प्रस्तुत अवतरण या प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से उद्धृत है, जो कवि सेनापति के द्वारा रचित है। इसमें सेनापति यानी कवि सेनापति ने वर्षा ऋतु के आगमन का वर्णन किया है कि जब बरसात होती है या वर्षा आने की संभावना होती है तब किस प्रकार से क्या मौसम बनता है, उस प्रकार की बात कवि सेनापति ने कही है। दामिनी दमक सूरचाप की चमक श्याम। दामिनी मतलब बिजली, दामिनी का आशय है बिजली से। दमक मतलब चमक, चमकना। सूरचाप का मतलब इंद्रधनुष। कवि सेनापति वर्णन करते हुए कहते हैं कि दामिनी दमक सूरचाप की चमक। कवि कहते हैं कि जब बरसात आने की संभावना होती है तो आकाश में बिजली है वो चमकती है, आकाश में बिजली की गर्जन है वो शुरू हो जाती है। सूरचाप की चमक और आकाश में इंद्रधनुष है वो दिखने लग जाता है, यानी इंद्रधनुष भी चमकता है। आगे है श्याम। श्याम मतलब काले, ये बादलों के बारे में बताया गया है। श्याम घटा की चमक अति घोर घनघोर थे, यानी जब वर्षा ऋतु यानी जब बरसात आने की संभावना होती है या वर्षा का मौसम होता है तो आकाश में काले काले बादल है वो मंडराने शुरू कर देते हैं और ज़ोर ज़ोर से गर्जना यानी बादल आवाज़ करते हैं। घोर घनघोर थे यानी अति घटा घनघोर छा जाती है, काली काली घटा है वो आसमान में छा जाती है और बादल ज़ोर ज़ोर से गर्जना करते हैं। कोकिला मतलब कोयल, कोकिला का मतलब यहाँ है कोयल से है। कलापी मतलब मोर। बरसात के समय कोकिला कलापी, मोर और कोयल कल कुंजत यानी वो भी अपने स्वर में गुंजायमान हो जाते हैं, यानी वो भी अपने ध्वनि का प्रसार करते हैं, कूक कूक के ध्वनि करते हैं। जित तित मतलब इधर और उधर। बरसात आने की खुशी में या बरसात आने की संभावना जब होती है तो कोयल और मोर वो भी अपनी ध्वनि का इधर उधर घूमकर कूक कूक कर प्रसार करते हैं, यानी बरसात के आने का स्वागत करते हैं, बरसात के आने का अंदेशा उन्हें हो जाता है। सिक्कर मतलब ठंडी हवा। ते शीतल समीर की झंकोर ते, हवा भी है वो एकदम ठंडी सी हो जाती है, यानी बरसात के समय ठंडी हवा चलती है तो हवा में भी ठंड पैदा हो जाती है। सेनापति आवन कहो हे मन बावन सू। अब कवि सेनापति कहते हैं अपने मतलब जो प्रियतमा होती है उसके लिए कहते हैं कि सेनापति कहते हैं कि एक नायिका या एक वीरणी मन की भावना यानी उसके मन की भावना अलग प्रकार की हो जाती है। लाग्यो तरसावन विरह, लाग्यो तरसावन मतलब उसे विरह की भावना, मतलब वो पूर्ण जोर से तड़पने लग जाती है। विरह जोर जूर जोर ते, इस प्रकार एक नायिका है एक वीरणी है वो सेनापति कहते हैं कि जो बरसात के समय उसकी काम भावनाएं मन की इच्छा है वो तृप्त होने के लिए वो मतलब अलग प्रकार से जोर विरह करती रहती है। बरसात के समय उसे अलग ही ऐसा महसूस होता है। आयो सखी सावन मदन सरावन। मदन मतलब कामदेव, कामदेव से है कि हे सखी अब कामदेव है वो तरसाने के लिए आ गए। तो नायिका अपनी वीर प्रकट करती है और कहते हैं कि मुझे सावन के महीने में आने के लिए मेरे प्रीतम ने कहा था, लेकिन अब मौसम इस प्रकार से बन रहा है कि वो मुझे उसकी याद आ रही है और उसके लिए वो तड़प रही है। लग्यो है बरसावन सलील चहु औरते। इस प्रकार चारों ओर से बरसात का मौसम हो गया और चारों ओर उसकी याद प्रीतमा को आने लगी है, चारों ओर बरसात का मौसम और गया। इस प्रकार ये कवि सेनापति ने वर्षा ऋतु का इसमें वर्णन किया है, जिसमें आपको बताया कि बरसात आने की खुशी किस किस प्रकार से होती है। कवि सेनापति द्वारा रचित पद नंबर 4 प्रस्तुत अवतरण। कवि सेनापति की कविता वर्षा शीत ऋतुओं के वर्णन से लिया गया है। इस पद नंबर 4 में कवि सेनापति ने शिशिर ऋतु यानी शरद ऋतु का वर्णन किया है, जिसमें कवि ये बताएंगे कि सर्दी के आने से शरद ऋतु के आने से किस प्रकार से मौसम में परिवर्तन होता है और किस प्रकार से लोग सर्दी से बचने यत्न प्रयत्न अपने लिए करते हैं। शीत
को प्रबल सेनापति कवि कोपी चढ़ो दल। कवि सेनापति कहते हैं कि शरद ऋतु ने अपनी सेना और दल बल के साथ हम पर चढ़ाई कर ली है। मतलब अब सर्दी ऋतु है वो आनी शुरू हो गई है और शिशिर ऋतु ने अपनी दल बल और सेना के साथ में पूर्ण रूप से चढ़ाई कर ली है। निबल अनल गयो सूरी सिय राई के। निबल का मतलब हो गया कमजोर, अनल का मतलब हो गया आग। कवि सेनापति कहते हैं कि शिशिर ऋतु के आगमन से आग की शक्ति है वो कमजोर हो गई, यानी अत्यधिक सर्दी पड़ने से आग भी कमजोर हो गई। गयो सूरी सिय राई, यानी आग है वो भी कमजोर पड़ गई, यानी शीत ऋतु के सामने आग का प्रभाव है वो कम हो गया। हिम के समीर, हिम मतलब बर्फ, समीर मतलब हवा, तेई बरसे विषम तीर। कवि सेनापति कहते हैं कि वर्ष शिशिर ऋतु यानी शरद ऋतु में हवा, ठंडी हवा इतनी भयंकर चलती है कि ठंडी हवा जब शरीर को स्पर्श करती है या शरीर को लगती है तो ऐसे लगता है जैसे कोई बर्फीले तीर है वो शरीर पर बरसाने शुरू कर दिए, बरसा रहा है। हिम के समीर मतलब बहुत ही ठंडी हवा है वो शरद ऋतु में चलती है। रही है गरम भोन कोनन में जाई के। कवि सेनापति ऐसा कहते हैं कि लोग ऐसा विचार करते हैं कि गर्म हवा है वो घर के या भवनों के किसी कोने में जाकर छुप गई है, क्योंकि सर्दी में अत्यधिक शिशिर ऋतु में यानी सर्दी ऋतु में अत्यधिक सर्दी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो लोग गर्म हवा या आग के लिए यत्न प्रयत्न करते हैं, यानी अपने शरीर को ठंड से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयत्न करते हैं। तो कवि सेनापति अपने शब्दों में कह रहे हैं कि ऐसा लगता है शिशिर ऋतु में कि गर्म जो हवा है वो किसी भवन या घर के कोनों में जाकर छुप गई है। भवन मतलब भवन, कोन मतलब कोने में, जाई के मतलब जाकर छुप गई है। धूम नैन बहे, यानी धुएं के कारण लोगों की आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो कैसे बह रहे हैं कि लोग आगी पर गिर रहे हैं, मतलब सर्दी से बचने के लिए लोग अपने चारों ओर आग जलाकर बैठे हैं और उसको चारों ओर से घेर रखा है और उससे निकलने वाले धुएं से उनकी आंखों में आंसू बह रहे हैं, मतलब आंखों में आंसू बह रहे हैं फिर भी, लेकिन वो आग से दूर होना नहीं चाहते क्योंकि वो सर्दी से बचने का प्रयास करते हैं। ये सो लगाई रहे नेक सुलगाई के। कवि कहते हैं कि लोग आग से के पास बैठे हैं सर्दी से बचने के लिए और उस पर गर्म आग पर अपने हाथों को सेक कर अपने छाती से उसको लगा रहे हैं, यानी चारों ओर से लोगों ने आग को घेर रखा है और अपने ये मतलब हृदय से उसको लगा रखा है, मतलब छाती में उसको ऐसे लगा रहे हैं ताकि वो उनका आग है वो सर्दी के कारण ठंडी न हो, यानी आग को सर्दी से डर न लगे। मानो भीत जानी मैं शीत ते पसारे जानी। वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मानो उन्हें सर्दी के कारण आग भयभीत हो रही है, यानी वो ऐसा सोच रहे हैं कि आग है वो सर्दी से भयभीत नहीं हो, डरे नहीं। महाशीत ते पसारी पानी, और अपने वो चारों ओर पैर पसार कर आग के चारों ओर बैठे हैं और अपनी छाती से उसको लगा रहे हैं। छतियाँ की छाएँ राखियो पाव के छिपाए के, और अपनी छाती की छाँव में आग को छुपा रखा है, मतलब ऐसे अपने हृदय को गर्म कर रहे हैं, यानी आग को चारों से घेर रखा है ताकि आग है वो कमज़ोर न पड़े, यानी आग को अपनी छाती से लगा रखे। इस प्रकार आपने कवि सेनापति के 4 दोहे पढ़े, जिसमें चारों दोहों के माध्यम से आपको पता चला है कि कवि सेनापति ने ऋतुओं का वर्णन किया है, जिसमें ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, विभिन्न प्रकार की ऋतुओं का कवि सेनापति ने अपने शब्दों में वर्णन किया है। अब इस अभ्यास के प्रश्न उत्तर है जो आपको आगे करने हैं। अभी आपने शिशिर ऋतु के बारे में पढ़ा था, कवि सेनापति ने शिशिर ऋतु का वर्णन किया है, जिसमें आपको पद की व्याख्या इस प्रकार से अपनी कॉपी में करनी है कि सबसे पहले आपको कठिन शब्दार्थों का चयन करना है। पद आपकी कॉपी में या पेपर में जिस प्रकार से प्रश्न पत्र में जो होता है वो आपको इस प्रकार से देखना है, जिसमें अलग अलग शब्दार्थ हैं, उसके माध्यम से आपको पद का सरलीकरण यानी प्रसंग व्याख्या या भावार्थ करना है। दल का मतलब सेना हो गया, मतलब कवि सेनापति कहते हैं कि शिशिर ऋतु यानी शरद ऋतु ने अपनी सेना के साथ संपूर्ण लोगों पर चढ़ाई कर दी है। निबल कमजोर, सर्दी अत्यधिक सर्दी पड़ने से आग की शक्ति को यानी आग के प्रभाव को कमज़ोर होना कवि सेनापति ने शिशिर ऋतु के दौरान बताया है। सिय राई ठंडा, यानी अत्यधिक सर्दी के कारण सूर्य की आग है वो भी कमज़ोर पड़ गई, मतलब सूर्य भी है वो ठंडा
पड़ गया। समीर हवा, यहाँ समीर हवा का मतलब है कि कभी कहते हैं कि बर्फीली हवा जो चलती है, यानी हिम के समीर, यानी बर्फीली तेज़ तूफानी हवा चलती है जो शरीर को सर्द ऋतु में स्पर्श करती है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई शरीर पर तीर बरसा रहा है। भवन भवन, इसका तात्पर्य कवि सेनापति ने इस प्रकार बताया है कि गर्म हवा है वो शीत ऋतु के प्रभाव से या शीत ऋतु के भय से घर के या भवनों के कोनों में जाकर छुप गई है। ये हद, और लोगों ने उस आग को सर्द ऋतु से बचाने के लिए, सर्दी से बचाने के लिए, यानी आग के नुकसान को देखते हुए अपने हद्दे से उसको लगा रखा, मतलब आग को लोगों ने चारों ओर से घेर रखा है, यानी सर्दी से बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब प्रसंग इस प्रकार से, आपको 2 नंबर पॉइंट प्रसंग है, प्रस्तुत अवतरण कवि सेनापति के द्वारा रचित है, यानी इस पाठ के रचयिता इसके कवि सेनापति है। सेनापति द्वारा रचित ऋतु वर्णन से लिया गया है, जिसमें कवि ने ऋतुओं का अलग अलग प्रकार से वर्णन किया है। पद नंबर 4 में आपको कवि ने शिष्य ऋतु के बारे में बताया गया है, यानी इस में कवि सेनापति ने शिष्य ऋतु का बहुत ही शोभनीय एवं सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। अब व्याख्या में आपको जो पद का पूरा भावार्थ है वो आपको व्याख्या में लिखना है। इस प्रकार आपको कठिन शब्दार्थ, प्रसंग, व्याख्या, उसके बाद में चौथा पॉइंट है विशेष। विशेष में आपको जो विशेष बातें लगी जिससे काव्य की या पद की शोभा बढ़ी, और कवि जो भी हो उसने किस भाषा का प्रयोग किया है, व्याकरण की किन किन चीज़ों का सहयोग अपने पद की रचनाओं में लिया है। तो शिष्य ऋतु के प्राकृतिक वातावरण का स्वाभाविक एवं कवि सेनापति ने अपने द्वारा अपनी रचनाओं के माध्यम से बढ़ा चढ़ाकर उसका प्रस्तुतिकरण किया है। सर्दी से आग, कवि सेनापति ने ऐसा बताया कि सर्दी के कारण है वो आग कमज़ोर पड़ जाती है, यानी आग की शक्ति, यानी आग के ताप को कमज़ोर होना बताया है। सूर्य का तेज कम लगना, और अत्यधिक सर्दी से सूर्य भी क्या है, सिहराई, मतलब ठंडा पड़ जाता है। तो सूर्य का ताप भी कवि सेनापति ने शिशि ऋतु के दौरान कम होना बताया है। इस प्रकार चौथा है इसका, कवि छंद की गति अति सुंदर है, यानी सेनापति ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने पद की रचनाएं किए। इस प्रकार आपको कॉपी में ये सप्रसंग व्याख्या है वो पूरी करनी है। प्रश्न है इसके अभ्यास के, प्रश्न नंबर 7 है कि चतुर रंग दल से सेनापति का क्या तात्पर्य है। चतुर रंग दल के मतलब है कि 4 जो सेना के दल होते हैं उससे, जैसे कवि सेनापति ने बताया है कि चतुरांगणी सेना, मतलब सेना के 4 प्रमुख दल माने गए, जिसमें पैदल सवार, अश्व सवार, हाथी पर सवार और रथ पर सवार, मतलब ये सेना के 4 अंग होते हैं। तो इस प्रकार से कवि सेनापति ने यहाँ चतुरंग दल का तात्पर्य है कि बसंत ऋतु के आगमन से पेड़ पौधे रंग बिरंगे हरे भरे फूलों से पादप है वो सुशोभित हो जाते हैं। तो जो विभिन्न प्रकार के बाग बगीचों में, वनों में पेड़ पौधे जो सुशोभित होते हैं पादपों पर, उनसे लिया गया है, यानी सभी पेड़ पौधों पर वो अलग अलग पेड़ पौधों पादपों पर फूल है वो सुशोभित हो रहे हैं। मतलब इसका तात्पर्य बसंत ऋतु के आगमन से रंग बिरंगे फल फूल पादपों से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि सावन के माह में कामदेव नायिका को परेशान कैसा कर रहे हैं। ये भी बसंत ऋतु यानी वर्षा ऋतु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे उसमें की बात है कि नायिका के प्रेमी ने उसे वापस प्रवास, वर्षा ऋतु आने के दौरान उसे वापस प्रवास पर लौट आने की बात कही थी। लेकिन जब नायिका को ऐसा लगता है कि अब आसमान में बादलों में घनघोर छा रही है, बादल गर्जन कर रहे हैं, मोर और कोयल अपनी अलग अलग ध्वनि कर रहे हैं, तो इस प्रकार से क्या है कि कामदेव उसे परेशान करता है। तो नायिका के मन में ये बात बैठेगा, अब मेरा प्रेयसी है वो नहीं आने वाला है, और उसके इंतज़ार में वो विरह जवर की मतलब ऐसे तड़पने शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से कामदेव अपनी गर्जन बादलों की आवाज़ से, बरसात के होने के आसार से कामदेव नायिका को परेशान कर रहा है। ग्रीष्म ऋतु से में बादल और हवा की स्थिति क्या होगी, मतलब अत्यधिक गर्मी पड़ने से क्या है कि हवा बहुत गर्म चलने लगी, चारों ओर बादलों में की तेज़ तपन है वो बरसने लगी। मतलब ग्रीष्म ऋतु में बादलों और हवा की स्थिति है वो बहुत ही विकराल हो गई, लोगों को
तेज़ लू के थप्पड़े लगने शुरू हो गए और बादलों से बहुत अत्यधिक गर्मी बरसने लगी। इस प्रकार कवि सेनापति ने ऋतुओं के वर्णन के माध्यम से आपको ये बताया है कि किस प्रकार से ऋतु वर्णन में अलग अलग प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। विभिन्न प्रकार से कवि सेनापति ने ऋतुओं का वर्णन करते हुए बताया है कि अलग अलग ऋतु में हर प्रकार से अलग अलग प्रकार की स्थिति होती है। तो ये आपको अभ्यास प्रश्न है वो अपनी नोटबुक में कर लेना।